माय डियर लवली स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। चलिए आज इनकम टैक्स के अंदर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेशन के अंदर एक क्वेश्चन सिखाने आ रहे हैं। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन इस प्रकार है, एन एसएससी ओन द 3 हाउस प्रॉपर्टी। 3 मकान है बेटा किसी करदाता के पास, ऑफ विच ही यूज्ड हाउस नंबर 3 फॉर हिज रेसिडेंस, यानी तीसरा मकान स्वयं के रहने में प्रयोग करता है। द फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज फॉर द प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पर्टिकुलर दे रखा है, तीनों मकान की डिटेल बेटे यहां दे रखी है। हाउस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या रखा है, स्टैंडर्ड रेंट फर्स्ट हाउस का 13,000, दूसरे का बेटे 3600 और तीसरे का नील। म्युनिसिपल वैल्यूएशन फर्स्ट वाले का 12,000, दूसरे का 4,000 और थर्ड वाले का 10,000। रेंट रिसीव्ड पहले का 12,000, दूसरे का बेटे 4,800। तीसरे का क्यों नहीं दे रखा, क्योंकि हाउस प्रॉपर्टी हो, तीसरी वाली सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो इस पर तो कोई किराया मिलेगा नहीं। फिर क्या रखा है, म्युनिसिपल टैक्स पेड, तो पहले मकान का 2,000, दूसरे का बेटे 500 और तीसरे का भी 500। फिर क्या रखा है, हाउ यूज, मकान का किस प्रकार यूज किया गया, मकान की यूज बताएं बच्चों। तो मकान का जो यूज है उन्होंने बता तो रखा है कि मकान का इस प्रकार यूज किया। हाउ यूज्ड क्या रखा है, लेट आउट फॉर बिजनेस, यानी हमने किसी को किराए पे दे दिया और वो उसमें बिजनेस कर रहा है, करने दो, हम स्वयं तो बिजनेस नहीं कर रहे ना। हमने लेट आउट माने होता है किराए पर उठा देना, काय के लिए, फॉर बिजनेस के लिए। हमने लेट आउट कर दिया, किराए पर उठा दिया, वो उसमें बिजनेस चला रहा है, चलाने दो, हमें तो किराया मिलता है, हम तो टैक्स लेंगे। लेट आउट फॉर रेसिडेंट, मकान पे उठा दिया किराए पर रहने के लिए, तो कोई इसमें रहता है। तो ये दोनों मकान हाउस फर्स्ट और सेकंड तो किराए पे उठे हैं। थर्ड वाला बेटे हम लोग स्वयं रहते हैं तो उसको ऑक्यूपाइड बोला है, स्वयं रहते हैं। फिर बोला है रिपेयर, पहले में 600, दूसरे में 200 और तीसरे में डैश। इंटरेस्ट ऑन लोन ऑन मॉर्गेज, यानी ऋण पर ब्याज, ऋण पर जो ब्याज है क्या रखा है, लोन नॉट टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी। देखिए मजे की बात, ऋण पर ब्याज चुकाया है, इंटरेस्ट और लोन पर, लोन नॉट टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, इसका मकान के लिए नहीं लिया, किसी और काम के लिए लिया। तो अगर इंटरेस्ट लोन इन मकानों पर होती तब भी नहीं घटाते, आज नहीं घटाएंगे। केवल इंटरेस्ट और लोन उसी केस में घटती है जब मकान के संबंध में यूज किया हो। तो कह तो रखा है लोन नॉट टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, पहले में डैश, दूसरे में 500, तीसरे में डैश। अगर तीनों मकानों में कुछ ना कुछ इंटरेस्ट होती, वैसे तो घट सकती थी, इंटरेस्ट और उनकी डायरेक्शन मिलती है, परंतु मकान के लिए नहीं लिया है, बेटी की शादी के लिए लिया है, बेटे को एजुकेशन के लिए विदेश भेजना है उसके लिए लिया है, तो वो डिडक्शंस नहीं मिलती। केवल एक ही केस में डिडक्शन मिलती है, जब आप मकान को, आप लोग मकान के लिए कर्ज लो, मकान के लिए यूज कर रहे हो, तो ये लोन मकान में यूज नहीं किया इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगी। ग्राउंड रेंट 500, 200, 500, 300 डैश। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम इंस्टॉलमेंट पेड 1,000, 1,000, 1,000। कलेक्शन चार्जेज 700, 300 और नील। बेटा ये डिडक्शंस है ना, रिपेयर से लेकर ये सारे खर्चे, कोई भी खर्चे की डिडक्शन नहीं मिलेगी। इंटरेस्ट लोन की मिल सकती थी, वो इसलिए नहीं मिलेगी क्योंकि मकान के लिए नहीं। तो ये रिपेयर, ग्राउंड रेंट, फायर इंश्योरेंस, कलेक्शन चार्जेज, इनकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी, इसलिए नहीं मिलेगी मेरे बच्चों क्योंकि इन सभी खर्चों के लिए गवर्नमेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन, मानी हुई डिडक्शन देती है 30% लमसम। चाहे आपने ये खर्चे कम करे हों, ज़्यादा करे हों, बिल्कुल नहीं करे, आपसे पूछना भी नहीं चाहते। गवर्नमेंट ने नियम बना दिया है, क्योंकि पहले व्यापारी लोग जो मकान उठाते थे, मकान वाले चालाकी करते थे, इतने सारे खर्चे बता दिया करते थे मकान के, जितनी उन्होंने साल भर में कमाई भी नहीं करी, तो बचा लिया करते थे मकान को। तो गवर्नमेंट ने गुस्सा होकर नियम बना दिया कि भाई हम आपकी बात सुनेंगे नहीं, हम तो क्या है, जितनी भी आपको एनुअल वैल्यू जो साल में कमाई हो रही है मकान पे, उसका 30% लिपाई पुताई रंगाई टूट फूट मरम्मत सबके लिए इकट्ठा डिडक्शन देंगे। तो ये कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ पर आकर एक डिडक्शन बड़ी प्यारी है बच्चों जी, वैकेंसी पीरियड इन मंथ, यानी मकान खाली पड़ा रहा, उस पर कमाई नहीं हुई। तो पहला मकान 4 महीने खाली पड़ा रहा है, सेकेंड और थर्ड पे है नहीं, तो देखो यहाँ क्या दिक्कत आएगी, ध्यान से समझना, ये पॉइंट है। जब 4 महीने किराए पर नहीं उठा, 4 महीने खाली पड़ा रहा, और जिस थोड़ा सा ऊपर अगर बैक में जाएं तो एक जगह बोला है बच्चों रेंट रिसीव, आप देख पा रहे हो रेंट रिसीव, तो रेंट रिसीव यहाँ पर 12,000 है। तो कॉमन सेंस बेटा ये दिमाग लगाने योग्य बात है, इस क्वेश्चन में यही खास बात है कि भाई और एक्चुअल रेंट रिसीव दे रखे हैं, जैसे
रेंट रिसीव पहला 12, दूसरा 48, ये तो पूरा ठीक है, लेकिन 12 वाला जब 4 महीने आपको किराया मिला ही नहीं, 4 महीने मकान खाली पड़ा रहा, तो ये 8 महीने का है। और हम जब जीएबी की तुलना करते हैं तो सभी और किराए जो हमारे पास होते हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड रेंट हो, चाहे वो फेयर रेंट हो, या कोई भी रेंट हो, वो होते हैं 1 साल के। तो आपको एक बार इस एक्चुअल रेंट को भी 1 साल का बनाना पड़ेगा। सर कैसे बनेगा, बताता हूँ। जैसे पहला हाउस है, इसको 1 साल का अगर बनाए निकले तो कैसे बनेगा, ध्यान से सुनना। जैसे रेंट रिसीव पहले हाउस पे बेटे 12,000 रुपये दे रखा है, तो फिर ये 8 महीने का होगा। सर 8 महीने के कैसे होगा, ऐसे होगा कि 4 महीने वो किराए पर उठाए नहीं, खाली पड़ा रहा, तो 4 महीने नहीं उठा तो कितने महीने उठा, ये 8 महीने उठा होगा। तो 8 महीने की ये कमाई होगी, और हमें साल भर का बनाना है 12 महीने की, तो 12 मंथ का कितना होगा। तो आप इसको काट पीट करके देखेंगे तो एक्चुअल रेंट बन जाएगा बेटे 18,000 रुपये। तो एक बार आपको इसको एक्चुअल रेंट को 18,000 रुपये बना के सवाल की शुरुआत करनी है। हाँ, वो बात दूसरी कि 4 महीने किराए पर नहीं उठा, 4 महीने कमाई नहीं हुई, तो वो वाला वैकेंसी अलाउंस आप घटा देंगे, लेकिन एक बार शुरुआत करते समय आपको पूरी साल का लेना चाहिए। ये बात समझनी है। जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो उस टाइम एक्चुअल रेंट 18,000 से शुरुआत करूंगा। समझा रहा हूँ क्यों करूंगा 18 से शुरुआत। जैसा कि आप जानते हैं बेटा, देखो म्युनिसिपल वैल्यूएशन पहले मकान का कितना है 12, अब ये 12 ना मान के एक्चुअल रेंट 18, तो दोनों में बड़ा कौन है, एक्चुअल रेंट 18, इसके साथ में स्टैंडर्ड रेंट 13 रखा, 13 पास रखते हैं कि हम दोनों उनमें कम कौन है, नियम है ना बेटे। तो 18,000 एक्चुअल रेंट और पास में रखा हमने स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में कम कौन 13, तो 13 स्टैंडर्ड रेंट को लेना चाहिए ग्रॉस एनुअल वैल्यू के रूप में। परंतु जिस अधिक वाले किराए को छोड़ रहे हैं, कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं, जी हाँ आज वो एक्चुअल रेंट है, तो फिर उसको छोड़ते नहीं, उसको लेते हैं। तो जब शुरुआत करोगे पहले हाउस की, तो आपको एक्चुअल रेंट ही 18,000 से शुरुआत करनी पड़ेगी जीएबी। चलो दूसरे मकान को चेक कर लेते हैं। देखिए एक्चुअल रेंट तो है आपका 4800 रुपये, और ये म्युनिसिपल वैल्यूएशन है 4,000, दोनों में बड़ा कौन 4800, तो दोनों में जो बड़ा है पहले तो वो ले लो। बाजू में उसके पास में आप रखिए स्टैंडर्ड रेंट, स्टैंडर्ड रेंट 3600, तो 4800 रुपये 3600 में पास पर रखने पर कम कौन, कम 3600 रुपये, 3600 को लेना चाहिए। जिस अधिक वाले किराए को छोड़ रहे हैं 4,800 को, कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं, जी हाँ वो एक्चुअल रेंट ही है, फिर उससे छोड़ते नहीं, फिर उसी को लेते हैं। नियम बेटे स्टार्टिंग में लिखा रखे हैं, आप शुरू की वीडियो जाकर देखें। तो इसलिए बेटे आप लोग 4800 रुपये से शुरुआत करेंगे। तो पहले मकान की शुरुआत तो करेंगे 18,000 से, और दूसरे की करेंगे 4800। वो बात दूसरी कि 18,000 में वो 4 महीने का किराया मिला नहीं तो घटा दूंगा बाद में मैं। अरे इसको 4 महीने में डब कर दूंगा, कैसे करोगे सर, अरे 12,000 रुपये मिलते हैं 8 महीने के, तो 4 महीने के आधे हो जाएंगे बेटे, 12 के आधे 6। वैसे भी इन दोनों का अंतर देखोगे तो पहले 12 था, अब ये 18 हो गया, तो 6 तो बढ़ रहे हैं, तो 6,000 रुपये हम लेस कर देंगे, समय आएगा तब। कहाँ पर करोगे सर, बेटा एनुअल वैल्यू के बाद में एडजस्टमेंट होते हैं, वहाँ लेस कर देंगे। चलिए थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को और पढ़ा जाए तो लास्ट में एक लाइन आपको दे रखी है बच्चों, द एसएससीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 5 लाख, 5 लाख रुपए की एक इनकम और दे रखी है। फिर साथ में पूछा क्या आपसे, कंप्यूट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम पूछिए केवल। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत क्या आ गई, यहाँ दिक्कत ये आ गई कि इनकम तो पूछिए हाउस प्रॉपर्टी की, तो ये 5 लाख रुपए अदर सोर्स का क्या होगा सर, आज कुछ नहीं होगा। हाँ अगर टोटल इनकम भी पूछी होती तो हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो निकल के आती उसमें आप अदर सोर्स की इनकम को भी जोड़ लेते। अब अदर सोर्स की इनकम को जोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपसे टोटल इनकम नहीं पूछी, आपसे पूछा है केवल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो केवल आप इसको लेकर चलेंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी को निकालेंगे और कुछ भी सॉल्व नहीं करेंगे। तो लीजिए आप लोग बेटे वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को पहले नोट कर लो 2 टुकड़ों में, और फिर आपको बात करते हैं इसको सॉल्व करने की। देखिए यहाँ से यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर आप लोग और सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक ले लीजिए। चलिए ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, इसको आप नोट करिए, मैं सॉल्व करना शुरू करता हूँ। बच्चों मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताइए किस टॉपिक पे मुझे आपके लिए और वीडियो बनानी चाहिए। चलिए मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ इसको आगे, 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हो हेडिंग डालते हैं बच्चों, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ एन एसएससी, एक करदाता, फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-23। सबसे पहले देखो 3 मकान है, तीनों मकानों के लिए 3 कॉलम बन जाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करें, मान लो तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू, आपको बताया तो था मैंने
कि आप जब ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए देखेंगे तो वहाँ फर्स्ट हाउस का जो एक्चुअल रेंट है वो 12,000 रुपये दे रखा है, और बेटे वो कह रहा है 4 महीने खाली पड़ा रहा, किराए पे नहीं उठा। तो इसका मतलब क्या है, 8 महीने किराए पे उठा होगा। तो ये 8 मंथ का है, तो कितने का है बेटा, 8 महीने का। आपको बनाना कितना होता है, 12 महीने का। सर ऐसा क्यों करते हैं, 12 का ही क्यों बनाते हैं? इसलिए बनाते हैं बेटा क्योंकि हमें तुलना जो करनी है ना और दूसरे किराए से, वो सभी एक एक साल के दे रखे होते हैं, तो हमको इसको भी 1 साल का बनाना पड़ता है। तो 1 साल का आपका आ गया 18,000। और वैसे भी देखिए एक्चुअल रेंट तो 18 आ गया, म्युनिसिपल वैल्यूएशन 12, फेयर रेंट अभी है नहीं। तो इन तीनों किराए में सबसे बड़ा कौन होगा, एक्चुअल रेंट। उसके बाजू में आपने क्योंकि स्टैंडर्ड रेंट दे रखा है तो रेंट कंट्रोल एक्ट लागू होता होगा। तो रेंट कंट्रोल एक्ट में जीएबी की तुलना कैसे होती है कि तीनों किराए में कौन कौन से, एक्चुअल रेंट, म्युनिसिपल वैल्यूएशन और फेयर रेंट, तीनों में जो बड़ा हो एक हथेली पे तो पहले वो रख लो। तो तीनों में बड़ा तो 18,000 है। दूसरी हथेली पे रख लीजिए बच्चों स्टैंडर्ड रेंट 13,000। अब दोनों में कम कौन, तो दोनों में कम तो 13,000 स्टैंडर्ड रेंट है, तो हमें 13,000 ही ग्रॉस एनुअल लेना चाहिए, मैं भी कह रहा हूँ। तो लेकिन रुक के ये सोचते हैं जिस अधिक वाले किराए को छोड़ रहे हैं कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं। जी हाँ, वो 18,000 जिसको आप नहीं लेना चाहते ग्रॉस एनुअल वैल्यू के लिए वो एक्चुअल रेंट ही है, तो उसको फिर छोड़ते नहीं है, फिर उसी को लेते हैं। तो इसलिए हमको शुरुआत उसी से करनी पड़ी। लेस म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स पेड बाई ओनर, मकान के मालिक ने, पेड बाई ओनर, साक्षात बेटे मकान मालिक ने म्युनिसिपल टैक्स पेड किया है। तो जरा देख के बताइए म्युनिसिपल टैक्स पेड क्वेश्चन में कितना था बेटे, फर्स्ट हाउस का 2,000 रुपये, सेकंड थर्ड का समय आएगा तब घटाएंगे, 1 बाई 1 सॉल्व कर रहे हैं। तो ये आपका आ गया 16,000, इसको बोलेंगे अब एनुअल वैल्यू। अब विशेष ध्यान दीजिएगा सब लोग, जैसे ही एनुअल वैल्यू आ जाती है बच्चों और मकान में कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई एडजस्टमेंट करना है तो यहाँ ला के घटाते हैं। तो जो आपने वैकेंसी अलाउंस वाला ले रखा है, मकान कुछ महीना खाली पड़ा रहा, वो यहाँ घटाएंगे। वैकेंट हाउस कितने महीने खाली पड़ा रहा, 4 महीने, फॉर 4 मंथ, 4 मंथ 4 महीने खाली पड़ा रहा। तो सर ये कैसे बनेगा, कैसे भी बना लो। चलिए वो 12,000 रुपये दे रखा था वो 8 महीने का था और आपको बाई चांस 4 महीने का बनाना था, उसका आधा हो जाएगा 6,000 रुपये। या आप इसको ऐसे भी शुरुआत कर सकते हो कि आपने 18,000 रुपये जो ग्रॉस एनुअल वैल्यू स्टार्टिंग में लिया है वो बेटे 12 महीने का है, तो 4 महीने का कितना होगा, तब भी 6,000 आ जाएगा। तो ये जो एडजस्टमेंट है यहाँ ला के घटाएंगे। तो अब आपका 10,000 रुपये आंसर आया। तो 10,000 रुपये जो ये भी बच्चों एनुअल वैल्यू ही है, लेकिन इस एनुअल वैल्यू में आपने कुछ एडजस्टमेंट कर दिए हैं, जोड़ घटाव कर दिया है, तो उसको बोलते हैं एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। तो एडजस्टमेंट हो चुके हैं उसमें। फिर यहाँ से आगे आप इसकी डिडक्शंस घटाएंगे, तो लिखेंगे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24A और B। ये 2 धाराएं बेटे, इन दोनों डिडक्शंस को आप लोग घटाने वाले हैं। तो A में बच्चों आप लिखते हो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू। तो अभी जो आपका एडजस्टेड एनुअल वैल्यू आया था, कितने रुपए आया था बच्चों, वो आया था 10,000। तो आप 10,000 रुपये का 30% निकालिए। तो 10,000 का 30% सीधा सीधा आप आउटर में रख सकते हैं 3,000 रुपये। अब क्योंकि घटाना है तो माइनस का है। बी पॉइंट पे हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। तो वैसे तो फर्स्ट हाउस पे इंटरेस्ट ऑन लोन है ही नहीं, मैं तो कह रहा हूँ अगर होती भी ना तो उसने एक जगह वर्ड यूज कर दिया, लोन नॉट टेकन फॉर हाउस, लोन नॉट टेकन फॉर हाउस प्रॉपर्टी, मकान के लिए लिया नहीं, तो फिर उसको घटाने का भी अधिकार नहीं। किसी भी मकान में होता है, ठीक है ना। तो किसी भी केस में घटेगा नहीं, चाहे फर्स्ट हाउस पे हो, सेकंड पे हो, थर्ड, हालांकि कुछ सेकंड पे था पर मकान के लिए नहीं लिया तो इसलिए नहीं घटेगा। तो घटने के बाद इसका आंसर आ गया 7,000 रुपये। तो दूर से इसको आगे क्या लिख देंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। लीजिए फर्स्ट हाउस की बेटे इनकम निकल आई, हाउस प्रॉपर्टी। अब ध्यान देना, अब हम सेकंड हाउस को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड हाउस में क्या होने वाला है कि आप जब ग्रॉस एनुअल लिखोगे तो देखिए सबसे पहले आपका म्युनिसिपल वैल्यूएशन 4,000 दे रखा है,
एक्चुअल रेंट रिसीव है 4800, 4800, तो दोनों में बड़ा कौन? 4800 रुपये, उसको एक हथेली पर रख लो, 4800 रुपये एक हथेली पर रख लो। दूसरे हथेली पे स्टैंडर्ड रेंट रख लिया 3600। अब दोनों में कम कौन है? दोनों में कम है 3600, तो हमें वही लेना चाहिए 3600। लेकिन जिस अधिक वाले किराए को छोड़ रहे हैं 4800 को, कहीं वो एक्चुअल रेंट तो नहीं? जी हाँ, इस क्वेश्चन में वो एक्चुअल रेंट है, फिर इसको छोड़ते नहीं, फिर उसी को लेते हैं। तो आपको इसमें भी बेटे एक्चुअल रेंट ही 4800 रुपये लेना पड़ेगा। फिर इसमें म्यूनसिपल टैक्स पेड कितना किया है बेटे? 500 रुपये, वो घटा देंगे तो 4300 रुपये आ जाएगा। यहाँ पर वैकेंसी अलाउंस कुछ है ही नहीं बेटे, तो इसलिए अगर निल करना चाहो तो घटेगी नहीं, वैकेंट कुछ खाली नहीं रहा ये वाला मकान। तो इस पे अगर वैकेंसी अलाउंस नहीं है कुछ भी, तो आप उसको निल कर दो, तो घट के दोबारा आपका एडजस्टेड एनुअल वैल्यू 4300 रुपये आ जाएगा। और इस पर बेटे लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 30% ऑफ एडजस्टेड एनुअल वैल्यू, तो 4300 रुपये का आप लोग निकालिए 30%, 4300 का 30% निकालिए, और वो आ रहा है 1290 रुपये। इंटरेस्ट लोन बेटे यहाँ 500 रुपये क्वेश्चन में दे तो रखी है, पर उन्होंने क्या रखा है? मकान के लिए कर्ज लिया नहीं, इसलिए नहीं घटेगा निल। तो आप 4300 रुपये में से मात्र बेटे कम कर दें 1290 रुपये, तो 4300 रुपये में से माइनस कर देंगे 1290, तो घट के आपका आ जाएगा 3010 रुपये। तो ये इस वाले मकान पे इनकम आ गई 3010, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब थर्ड हाउस को अगर सॉल्व करेंगे तो ध्यान से सुनना, क्योंकि ये मकान आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड मान लिया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड माने स्वयं के रहने का, सेल्फ ऑक्यूपाइड। भाई ये दोनों क्वेश्चन तो लेट आउट थे, ये हाउस फर्स्ट और सेकंड दोनों लेट आउट हैं। अब लेट आउट है तो उनको आपने सॉल्व कर लिया, लेकिन जो मकान आपने किराए पर नहीं उठाया तो उस पर तो इनकम नहीं होती, तो ग्रॉस एनुअल वैल्यू निल, म्यूनसिपल टैक्स इसलिए घटा सकते, कोई इनकम नहीं है, तो एनुअल वैल्यू भी घट के निल आ जाती है। फिर कोई वैकेंट की बात ही नहीं होगी, तो एडजस्टेड एनुअल वैल्यू भी आपका निल, 30% की डिडक्शंस भी नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, इंटरेस्ट ऑन लोन हुआ होता इस वाले पोर्शन पे तो मैक्सिमम 30,000 रुपये की ब्याज की कटौती मिलती है सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले पे, पर वो भी नहीं मिल पाएगी अभी, तो तीसरे का आंसर आएगा निल। अब ध्यान से देखना, 3 हाउस हैं, पहले पर आया 7000 का प्रॉफिट, दूसरे पे 3010 का प्रॉफिट, और थर्ड वन पे कितना? निल। तो बाद में इनको ओवरऑल सबको एक साथ जोड़ देते हैं बेटा, तो आंसर को तीनों को अगर एक साथ जोड़ोगे आप तो बाहर लिखना पड़ेगा आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सवाल से अलग लिखेंगे। जितने भी मकान हैं प्रॉपर्टी उनको जोड़ते हैं, तो पहला आंसर बेटा कितना है? 7000, प्लस दूसरा आंसर कितना है? 3010, थर्ड वाला कितना है बेटा? निल, और इन सब का टोटल कर लेंगे तो ₹10,010 रुपये आपका फाइनल आंसर आ गया। ये लीजिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए मुझे किस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो और बनानी चाहिए। चलिए, सब्सक्राइब करने की तो मैं बोलूँगा, सब जानते हो यूट्यूब पे तो भाई बंदे का क्या इच्छा होती है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और क्या है। चलिए, मैं बहुत अच्छा पढ़ाऊँगा, आप टेंशन ना लें, एक एक टॉपिक आप नंबर वाइज देखें। चलिए, वीडियो को आप लोग नोट करिए पॉज करके। तो क्वेश्चन को नोट करना तो बड़ा अनिवार्य है बेटे, ये आंसर आ चुका है, यहाँ से हमने सॉल्व करना इसको शुरू किया था। 2 स्टेप में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट करिए, ठीक है। मिलते हैं बेटे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।